हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 12 ऑफ मार्च को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ ट्राइब इन अ वेस्टर्न घाट्स इन नीड ऑफ अ लाइफलाइन। इस आर्टिकल में हम एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। जो अल्कोहल एडिक्शन है उससे रिलेटेड केस स्टडी हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। GS4 एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। GS1 में भी आपको पूछा जा सकता है ट्राइबल जो इशू फेस कर रहे हैं उसके बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है नेम्स एंड बॉन्ड्स। रिसेंटली SBI ने एक एफिडेविट फाइल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे 4 महीने बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिनाई कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया और कहा है कि आप जो है 12 मास तक सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फर्निश करेंगे और उसके बाद 15 मास तक ECI सारी चीज़ों को पब्लिक करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वन मिसाइल मैनी वेपन्स। इसमें हम MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आपको प्री में पूछा जा सकता है। और हमारा लास्ट आर्टिकल होगा सेंटर पैक विथ त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा मोटा, इट्स टर्म्स एंड सिग्निफिकेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ ट्राइब इन द वेस्टर्न घाट इन नीड ऑफ अ लाइफलाइन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS4 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो इश्यूज फेस्ड बाय ट्राइबल्स के ऊपर आया है। तो GS1 में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और केस स्टडी के रूप में भी आपको GS4 में पूछा जा सकता है। जो आर्टिकल है उसमें केस स्टडी दी हुई है, जो राइटर है उनके द्वारा एक पर्टिकुलर ट्राइब के बारे में जानने की कोशिश की गई कि वो क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं और उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलने के बाद, जो इंडिविजुअल राइट है, कम्युनिटी राइट्स है, वो सब मिलने के बाद, रिकॉग्नाइज करने के बाद भी वो क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, इसके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। जो ट्राइब इन न्यूज़ है वो कौन सी है? फानी येरवा ट्राइब। ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड है। मकुटा विलेज कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में ये ट्राइब इनहेबिट करती है और ये एक कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जहाँ पर ये ट्राइब जो है रह रही है। तो ये आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये वाला एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर स्टडी की गई है। रिसेंटली इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर इनके जो इंडिविजुअल राइट हैं और कलेक्टिव राइट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, ऑफिशियल है, उन्होंने माना है कि जो येरवा ट्राइब है वो 135 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड पर ज़मानों से रिसाइड कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर रह रहे हैं और इसलिए इनको इंडिविजुअल राइट और कलेक्टिव राइट्स दोनों देना चाहिए। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ये क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आता है? जैसे कि आपका लाख हो गया, गम्स हो गए, है ना, शिकाकाई हो गई, हनी हो गई, ये सारी चीज़ें ये फॉरेस्ट से कलेक्ट कर सकते हैं और इसे बेच भी सकते हैं। बीड़ी, है ना, ये सारी चीज़ें हम बीड़ी के जो पत्ते होते हैं, तेंदू पत्ता, इसको भी ये कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं। इससे इनकी लाइवलीहुड इसी चीज़ों पर डिपेंड करती है। जब ट्राइबल से पूछा गया कि उन्हें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो मिल चुका है तो अब उन्हें कैसा लग रहा है, तो वो ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट तो मिल गए हैं, ये एकदम सही बात है, लेकिन उतना खुशी की बात ये नहीं है। उसके क्या रीज़न्स हैं? यहाँ पर रीज़न्स दिए हुए हैं। पहला तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट करना इतना आसान नहीं है, एक बहुत टायरसम जॉब है। दूसरा, इसको बेचने से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसके प्राइस को लेकर के। थर्ड क्या इशू है? जो मिडिल मैन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, सस्ते में ख़रीद लेते हैं जो ट्राइबल हैं उनसे और फिर उसको महंगे दाम में बेचते हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है किनका? ट्राइबल लोगों का। इसलिए उनको सही दाम जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका मिल नहीं पाता है। उनका ये भी कहना है कि इससे बेहतर तो ये है कि हम लोग जो है एज अ लेबर काम कर लें, एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करते हैं तो हमें जो वेजेस होती है वो कहीं ज़्यादा मिल जाती है। वो
जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हनी हो गया, फ्यूलवुड हो गया, धूप हो गया, शिकाकाई हो गया, ये सारी चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए कलेक्ट करते हैं, स्टॉक पाइलिंग नहीं करते, कमर्शियल पर्पसेस के लिए कलेक्शन नहीं किया जाता है, ऐसा इस ट्राइब येरवा ट्राइब का कहना है। एक इशू जो सबसे बड़ा इशू है वो है एडिक्शन का, अल्कोहलिज्म का। ठीक, जो नॉन ट्राइबल लेबर्स हैं वो लोग जनरली काम करते हैं, दिन भर थक जाते हैं और उसके बाद देसी दारू पी के सो जाते हैं, है ना। तो ये आदत इस ट्राइब को भी लग गई है नॉन ट्राइबल लेबरर से, और बहुत ज़्यादा जो है अल्कोहलिज्म इस पर्टिकुलर ट्राइब में हमें देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट ये जो अल्कोहलिज्म है ये एडोलेसेंट चिल्ड्रन में भी देखने को मिल रहा है। बच्चे इसके कारण स्कूल नहीं जा पाते, उनकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये आपको पूछा जा सकता है एज अ केस स्टडी, है ना, कि आप लोगों को क्या पूछा जा सकता है कि आप इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं और बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म इस पर्टिकुलर इस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया है, ट्राइबल लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इस जो अल्कोहल है उसका यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी इनकम कम होते जा रही है, महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बताइए कि आप लोग क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशंस की अब बात कर लेते हैं। ये जो इशू है जिसमें सही दाम नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। जो एमएसपी है ना, जो सरकार ने 2013 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर डिक्लेयर करना शुरू किया गया था माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, उसका जो दाम है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक, तो एक स्कीम थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2013 में आई थी, जिसके थ्रू ट्राइबल मिनिस्ट्री माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एमएसपी डिक्लेयर कर दी थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर रही थी। ठीक, अब इसे कौन डिक्लेयर कर रहा था? जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वही इसके प्राइसेस क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए अलग से एमएसपी आती है, जो हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस के लिए एमएसपी निकालते हैं वो अलग है। उसको कौन डिक्लेयर करता है प्राइसेस को? जो प्राइम मिनिस्टर लेड कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर्स, वो अप्रूव करती है, वो प्राइस डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करती है विद द हेल्प ऑफ ट्राइफेड। ट्राइफेड जो है एक बॉडी है, उसके हेल्प से ये चीज़ें प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं और फाइनली अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर करती है। अगर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो ये जो मार्केट वोलेटिलिटी है उसको कम किया जा सकता है, अच्छा दाम जो है ट्राइबल को पहुंचाया जा सकता है। तो पहला सॉल्यूशन तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा जो केस स्टडी वाला सॉल्यूशन है उस पर मैंने कुछ सजेशंस लिखे हैं, आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कि क्या और किया जा सकता है। जैसे कि अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, अगर हम इसको कम कर दें तो बिल्कुल जो यूसेज है अल्कोहल का वो कम हो सकता है। कंसर्न एरिया में लीकर सेल को बैन भी किया जा सकता है। दूसरा, अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इल इफ़ेक्ट्स हैं अल्कोहल के उसको कम्युनिटी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। सिविल सोसाइटी और सरकार दोनों मिलके ये अवेयरनेस कैंपेन चला सकती है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। थर्ड, नशा मुक्ति कैंप जो है ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, जिसमें अलग अलग स्टेजेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, नशा मुक्ति कैंप लगा सकते हैं। और जितने भी ट्राइबल अलग अलग स्टेज में होंगे, एक डेली बहुत ज़्यादा एडिक्शन होगा, कुछ लोग होंगे जो कभी कभी यूज़ कर रहे होंगे अल्कोहल का, तो अलग अलग स्टेज में हम डी एडिक्शन कैंप चला सकते हैं। 1-on-1 काउंसलिंग भी की जा सकती है। तो ये सब आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जो महिलाएं हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होगा इस अवेयरनेस कैंपेन में और इस नशा मुक्ति कैंप में। अगर महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो डी एडिक्शन कैंप है वो सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है उसे एनफोर्स करना ज़रूरी है। जो बच्चे, एडोलेसेंट बच्चे हैं जो एक एज जो लीगल एज है उसके पहले ही अल्कोहल खरीद रहे हैं, उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन सरकार जो है ड्रिंकिंग जो एज है उसको भी बढ़ा सकती है। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार टोल फ्री नंबर भी चला रही है फॉर डी एडिक्शन, उसका भी जो है आप अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको भी पहुंचा सकते हैं लोगों तक, कि जो भी चाहता है कि वो अल्कोहल का यूसेज कम करना चाहे तो वो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली
टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करे और उसके थ्रू जो है डी एडिक्शन कैंप में भाग ले सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये एज अ कलेक्टर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। ठीक, तो डायरेक्टली ये इश्यू है वो हम एमएसपी से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा ये सारे सजेशंस रहेंगे। होपफुली सारा आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका है। केस स्टडी में यार ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, इस तरह का केस स्टडी आ सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है नेम्स एंड बॉन्ड्स। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था और उसका एक मेन रीज़न था राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसमें बहुत ज़्यादा अनोनिमिटी थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 फंडामेंटल राइट है, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। इसके अलावा एसबीआई को ये भी कहा गया था कि वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को डिस्क्लोज़ करे, ईसीआई को सारी इन्फॉर्मेशन भेजे कि किसने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है और किसने डोनेट किया है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए कहा गया था मार्च 6 तक, किसको, एसबीआई को। और एसबीआई ने रिसेंटली क्या किया था, एसबीआई ने रिसेंटली एक एफिडेविट फाइल किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें 4 महीने का समय चाहिए, 4 महीने का वक्त चाहिए। इसका मतलब जो इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही जो है हम ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, फर्निश करेंगे। ऐसा नहीं कहा था कि इलेक्शन के बाद करेंगे, 4 महीने का समय मांगा था। कहा था कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और साइलोस बेस्ड तरीके से रखी हुई है, अलग अलग जगह रखी हुई है और उसको मैच कराने में काफ़ी समय लगेगा। मतलब जो बॉन्ड खरीदा गया वो एक अलग जगह साइलोस बेस्ड तरीके से रखा गया है और जब पॉलिटिकल पार्टी ने उसे रिडीम कराई है वो अलग जगह रखी है। ऐसी दोनों इन्फॉर्मेशन को कि बॉन्ड किसने ख़रीदा था प्लस कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको रिडीम कराया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को निकालने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। ये एक मैनुअल वर्क है, इसलिए एसबीआई को कुछ समय की ज़रूरत है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो समय मांगा था उसको रिफ्यूज़ कर दिया है एसबीआई को। अब एसबीआई को 12 तारीख तक, मतलब आज 12 मार्च तक जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसे फर्निश करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी की सारी डिटेल्स पब्लिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है ये फर्निश करिए। ठीक, तो यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, अगर ये नहीं पता चलेगा कि किसने कितना रुपए का बॉन्ड कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, तो वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है। और उससे पब्लिक डिस्क्लोजर, मतलब जो हमारा मेन टारगेट था कि लोगों को पता चले कि कौन डोनेट कर रहा है और कितना डोनेट कर रहा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉयलेट हो सकता है। लेकिन सिविल सोसाइटी अगर चाहे तो सिविल सोसाइटी अगर प्रॉपरली डीपर एनालिसिस करेगी तो अगर ये इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कि किसने बॉन्ड खरीदा था और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड मिले हैं, इससे भी अगर पैसा नहीं भी लिखता है तो उसी में डेट के हिसाब से, ये डीपर एनालिसिस के हिसाब से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि किसने जो बॉन्ड खरीदा है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को गया है। ठीक, तो ये बेसिकली इतना ही आर्टिकल था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जानकारी होना चाहिए कि क्या चल रहा है। जो वर्डिक्ट आई थी उसके बाद क्या करंट इवेंट्स हो रहे हैं और क्या रिसेंट डेवलपमेंट है, अभी हम आगे देखेंगे। देखते हैं कि एसबीआई ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है या नहीं करता है, तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। होपफुली ये आर्टिकल भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है वन मिसाइल मैनी वेपन्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्टली आपको मिसाइल्स के बारे में या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछा जाता, लेकिन प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के ऊपर आया था, इस साल आपको MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो न्यूज़ क्या है पहले वो देख लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर लिया है अग्नि 5 मिसाइल में और इसे अब इक्विप्ड किया जा सकता है। अग्नि 5 जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हम लोग कैपेबल हो जाते हैं एक सिंगल मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड को इक्विप्ड करने में, और हम लोग फिर उसी मल्टीपल वॉरहेड से अटैक कर सकते हैं मल्टीपल टारगेट में। थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, फ़ोटो देख के समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, फ़ोटो बनाया हूँ मैंने। ठीक, तो मान लो ये हमारी ट्रेडिशनल मिसाइल है जिसमें सिंगल वॉरहेड है, ये सिंगल वॉरहेड इक्विप्ड है, ये बराबर ऊपर ऊपर जा रही है और फिर एक पर्टिकुलर इंटेंडेड टारगेट पे ये क्या करेगी, अटैक करेगी। प्रॉब्लम क्या होता है, आजकल सारी कंट्रीज़ ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना के रखे। एक तो उनके पास रडार ऑलरेडी रहते हैं जिससे पता चल जाता है कि मिसाइल आ रही है, और उसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी होती है। तो एक मिसाइल अगर कोई भी आ रही है तो आसानी से उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि मैंने मिसाइल छोड़ी और सिंगल मिसाइल जा रही है और ये सिंगल मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड निकलते हैं और अलग अलग टारगेट पे अटैक करते हैं, तो क्या ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम कर पाएगा? क्या इसे पेनिट्रेट करना आसान नहीं हो जाएगा? तो बेसिकली यही हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री टेक्नोलॉजी। इसी को हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। इट इज़ बेसिकली अ फोर्स मल्टीप्लायर। क्यों फोर्स मल्टीप्लायर बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो डिफेंस है उसको पेनिट्रेट करने में वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। एज अ मल्टीप्लायर का ये काम कर रहा है। ऑलरेडी मिसाइल तो थी हमारे पास, अग्नि 5 से हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की कंट्री को भी क्या कर सकते थे, अटैक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम MIRV टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हम ना ही सिर्फ अटैक कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटेंडेड प्लेस में, उनका डिफेंस जो बनाया हुआ है उन्हें, उसे भी हम फेल कर सकते हैं अगर मल्टीपल वॉरहेड जाके अटैक करें। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले सिंगल वॉरहेड जाता था, अब एक साथ मल्टीपल वॉरहेड हम एक मिसाइल के अंदर इक्विप कर सकते हैं और ये जाकर फिर जहाँ पर भी हम चाहें उस पर्टिकुलर एरिया में, बहुत बड़े एरिया में अलग अलग जगह पे टारगेट कर सकता है। एक सिंगल वॉरहेड की जगह मल्टीपल वॉरहेड यहाँ पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ये बेसिकली हमारी MIRV टेक्नोलॉजी थी। होपफुली ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट तो यही है। ठीक, अब थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसके बारे में। अगर डिटेलिंग में पूछ लिया तो क्या पूछ सकता है, तो बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है 1960 में डेवलप की गई थी। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे डिप्लॉय किया था, उसके बाद सोवियत यूनियन ने, और फिर इवेंचुअली जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते चले गए, फिर फ्रांस ने डेवलप किया, UK ने डेवलप किया, चाइना ने, इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी MIRV को जो है इक्विप करना शुरू कर दिया था अपनी मिसाइल में 2017 में। इंडिया का इंतज़ार किया जा रहा था कि अब इंडिया भी जो है इसे इक्विप करे, सक्सेसफुली टेस्ट करे, तो फाइनली वो न्यूज़ आ चुकी है। अब इंडिया भी जो है MIRV टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। अब हम लोग जो है मल्टीपल वॉरहेड से एक मिसाइल के थ्रू कई जगह जो है टारगेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप एनिमी को पूरा ध्वस्त करना चाहते हैं तो आप फिर MIRV टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अग्नि के बारे में यार आप लोग जानते हो, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अग्नि 4 के बारे में। अग्नि जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या करते हैं, आप जो है मिसाइल को लॉन्च करेंगे, उसके बाद ग्रेविटेशन इस पर एक्ट करता है। ग्रेविटेशन के हिसाब से पर्टिकुलर रेंज में जाकर ये मिसाइल गिरती है। अब मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर मिसाइल है, उसकी रेंज 3000 से 4000 है, इसका मतलब वो 3000 से 4000 के बीच में ही गिरेगी। ऐसा नहीं है कि उसने 1000 भी कवर कर लिया, 2000 भी, 3000 भी, 4000, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके लिए आपको दूसरी मिसाइल लगेगी जो 1000, 2000 की रेंज की होगी। फिर दूसरी मिसाइल होगी जो 3000 की, तो अग्नि 1 जो कि स्मॉल रेंज मिसाइल है, अग्नि 2 स्मॉल रेंज है, फिर मीडियम 3000, 4000, फिर हमारी अग्नि 5 आई है जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल है और 5500 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हम अपने देश से अटैक कर सकते हैं। चाइना तो थोड़ा जब से इंडियन अग्नि 5 बना है थोड़ा चिंतित है, पाकिस्तान का तो बाजू में ही है ना, आराम से कहीं पर भी हम अटैक कर सकते थे। और अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड यूज़ कर रहे हैं तो समझ लो कि न्यूक्लियर वॉरहेड और MIRV दोनों का कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएगी। अग्नि मिसाइल सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इस सरफेस से यहाँ छोड़े और एक पर्टिकुलर सरफेस में जाके ये क्या करेगी, अटैक करेगी। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अग्नि 5 जो है 2012 में डेवलप की गई थी, इसकी टेस्टिंग शुरू हो गई थी और अब जो है ऑलरेडी हम अग्नि 5 जो है इक्विप करना भी शुरू कर चुके हैं हमारे जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं उनमें। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर है। हमारा लास्ट आर्टिकल है सेंटर पैक्ट विद त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड त्रिपुरा मोता, इट्स टर्म्स एंड सिग्निफिकेंस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या इश्यूज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं इंसर्जेंसी के लिए, तो एक जनरल क्वेश्चन आएगा लेकिन आंसर स्पेसिफिक लिखना होता है। उसमें आप त्रिपुरा से रिलेटेड इश्यूज़ को लिख सकते हैं, मणिपुर कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में लिख सकते हैं, नागालैंड इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आपको स्पेसिफिक आंसर लिखना है। रिसेंटली क्या हुआ है, सरकार, केंद्र सरकार ने त्रिपुरा गवर्नमेंट और त्रिपुरा मोता जो कि एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया है, जिसके थ्रू जो डिमांड है वहाँ पर लोकल लोगों की उसको जो है रिजॉल्व किया जाएगा। तो क्या किया गया है न्यूज़ में अच्छे से डिटेल में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। केंद्र सरकार ने एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है। ट्राइपार्टाइट मतलब 3 पार्टी है, एक केंद्र सरकार खुद है, दूसरी त्रिपुरा गवर्नमेंट है और तीसरी स्टेट की जो मेन अपोजिशन पार्टी है त्रिपुरा मोता। उन तीनों ने मिलकर एक जो है पैक्ट पे साइन किया है, एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, जिसमें ये एग्री किया गया है कि जो भी डिमांड थी, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स ट्राइबल पीपल की, इंक्लूडिंग इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लैंड रिलेटेड, लिंग्विस्टिक और कल्चरल राइट वाली जितने भी इश्यूज थे उनको टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व किया जाएगा। अभी कोई रिजॉल्यूशन नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि टाइम बाउंड मैनर में उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उसे हम रिजॉल्व करेंगे। शेड्यूल 6 पता है क्या? शेड्यूल 6 में 4 स्टेट आते हैं, उसमें एक स्टेट त्रिपुरा भी आता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ट्राइब है उनके लिए ADC जो काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो बनी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में हम बात कर चुके हैं, वो बना के रखी गई होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी है। शेड्यूल 6 में देखें तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी रहती है। आपको जुडिशरी से रिलेटेड काफ़ी ऑटोनॉमी मिलती है, लॉ भी बना सकते हैं ये। इसके बाद कोई डिस्प्यूट होता है उसे रिजॉल्व भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो होती ही है शेड्यूल 6 के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी इनके कुछ डिमांड्स थी जो अभी तक पूरी नहीं हो रही थी। ठीक, ये जो रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है उससे हुआ क्या है, ये एग्रीमेंट होने के जस्ट पहले जो कि त्रिपुरा मोता के फाउंडर थे प्रद्योत किशोर, उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ रखा था। तो फाइनली उनका फास्ट एंड टू डेथ का जो व्रत था, फास्ट था, वो टूट गया है इस पैक्ट के साइन होने से। अब बात कर लेते हैं कि जो डिमांड थी त्रिपुरा मोता की वो क्या थी। इनकी जो डिमांड थी वो थी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाना। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इनकी डिमांड थी। एक सेपरेट स्टेट बनाना त्रिपुरा ट्राइबल्स के लिए, इंक्लूडिंग दोज लिविंग आउटसाइड द त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। शेड्यूल 6 के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई थी। इसके बाहर भी कुछ ट्राइबल लोग रह रहे होंगे, तो वो पूरे एरिया को मिला करके एक ग्रेटर स्टेट बनाने की बात की जा रही है। ऐसा ही एक स्टेट बनाने की नागालैंड भी डिमांड कर रहा है, जिसका नाम है ग्रेटर नागालिम। ठीक, और केंद्र सरकार ने 2015 में एक पीस अकॉर्ड भी साइन किया था, जिसमें बहुत सारे इंसर्जेंट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थे, उनसे सरेंडर करवाया गया था। हालांकि उसमें अभी प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है और पूरी तरीके से वहाँ पर पीस भी अभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ पर त्रिपुरा गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने मिलकर जो लोकल अपोजिशन पार्टी थी उसके साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें यह रिकॉग्नाइज़ किया है कि इनकी जो भी डिमांड होगी उसे पीसफुल मैनर में क्या किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। पार्टी की क्या क्या डिमांड थी? पहली डिमांड ये थी कि एक तो केंद्र सरकार डायरेक्ट फंडिंग करे स्टेट को, इनकी खुद की पुलिस फोर्स होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, और जो रेवेन्यू आता है गैस, जो नेचुरल गैस एक्सप्लॉयटेशन है रेवेन्यू, उसको भी पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से शेयर करने की बात की जा रही है इसमें। ठीक, ये सब इनकी क्या है, डिमांड है।
एक जो कल्चरल डिमांड है इनकी वो है जो कोक बोरोक लैंग्वेज है, जो कि इंडिजिनस लैंग्वेज है, उसमें ये चाहते हैं कि रोमन स्क्रिप्ट को ऑफिशियल स्क्रिप्ट डिक्लेयर किया जाए। ये भी बहुत पुरानी डिमांड है जो कि काफ़ी समय से चल रही है। ये लैंग्वेज के बारे में ध्यान रखेंगे। कोक बोरोक लैंग्वेज इज़ रिलेटेड विथ विच स्टेट, कहाँ की ये इंडिजिनस लैंग्वेज है, ये आपको पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें इंटरलोकेटर कौन थे, हमारे संबित पात्रा जी थे। ठीक, उनका पुराना एक्सपीरियंस है ट्राइबल लोगों के साथ काम करने का, इसलिए वो यहाँ पर इंटरलोकेटर थे केंद्र सरकार की तरफ से। और तीनों स्टेट गवर्नमेंट, जो अपोजिशन पार्टी थी वहाँ की, लोकल और केंद्र सरकार, तीनों के बीच में उन्होंने मध्यस्थता का काम किया है। अकॉर्ड क्या कह रहा है? अकॉर्ड कह रहा है कि एमिकेबली सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा जो कि लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन ने डिमांड किया है, रिलेटेड टू हिस्ट्री, लैंड, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आइडेंटिटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। इससे रिलेटेड जितने भी डिमांड्स हैं सबको रिकॉग्नाइज करेंगे। जो हिस्टोरिकली रॉन्ग हुआ है उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। इनका एक ये भी था कि बहुत सारे लोग 1971 के बाद से कई सारे नॉन ट्राइबल लोग यहाँ पर आके बस गए हैं, जिसके कारण डेमोग्राफी चेंज हो गई है। तो उसमें भी केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार पूरी जो है कोशिश करेगी कि जो हिस्टोरिकली इनजस्टिस हो रही है लोगों के साथ उसको पूरी तरीके से रोका जाए। एक कमेटी बनाई जाएगी, जॉइंट वर्किंग कमेटी, जो सारे इश्यूज़ के लिए जो भी डिमांड है उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन देगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हुआ नहीं है, कमेटी बनाई जा रही है जिसमें जो भी डिमांड होगी उसे कंसिडर करके जो सॉल्यूशंस होंगे वो दिए जाएंगे। ठीक, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा आर्टिकल है। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।